हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे जीएस के 30 क्वेश्चन। जीएस के 30 क्वेश्चन देखेंगे और चारों ऑप्शन को हम एक एक करके देखेंगे। केवल कहने के लिए ये 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें 100 से भी अधिक क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोगों को आ जाइए, देखते हैं हम 30 क्वेश्चन। सभी लोग आ जाइए आज। आ जाइए, देखते हैं आज हम 30 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को। आ जाइए सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी ये सिख धर्म है, इसके संस्थापक कौन थे ये बताना है आपको। ठीक, देखते हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। अगर बात करें गुरु अर्जुन देव की, किसकी? गुरु अर्जुन देव की। जो गुरु अर्जुन देव हैं वो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। कौन से? 5वें गुरु थे ये। 5वें गुरु थे। इन्हें जहांगीर ने फांसी पे सजा दी थी। किसने? जहांगीर ने फांसी पे चढ़ा दिया था इन्हें। जहांगीर ने फांसी की सजा दी। फांसी की सजा दी थी इन्हें। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन यानी जो है अर्जुन देव हैं वो सिखों के कौन से? 5वें गुरु हैं। 5वें गुरु हैं और इन्हें क्या किया था? जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। अब बात करते हैं जहांगीर के बाद आते हैं गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो है वो 8वें गुरु है। कौन से? सिखों के 8वें गुरु। 8वें गुरु सिखों के। और बात करें गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के क्या है? संस्थापक है। बात करें गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव ने सन जो 15वीं शताब्दी थी हमारी, 15वीं शताब्दी में क्या किया था? पंजाब में सिख धर्म की स्थापना की थी। तो 15वीं शताब्दी में, कब? 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में पंजाब राज्य में, किसमें? पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में क्या की? सिख धर्म की स्थापना की। अब बात करें गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन से? 10वें व अंतिम गुरु। 10वें गुरु भी थे व अंतिम गुरु। अंतिम गुरु, अंतिम गुरु थे। ठीक। अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह, अभी एक रिसेंटली इसमें क्या हुआ है? एक नया करंट जुड़ा है गुरु गोविंद सिंह से लेकर। अगर बात करें इनके गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह की याद में 26 दिसंबर के लिए मोदी सरकार ने क्या बनाया? वीर बाल दिवस। कौन सा? वीर बाल दिवस। पहली बार बनाया गया है ये वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर 2022 को पहली बार इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। इसकी घोषणा कब कर दी गई थी? पहले ही कर दी गई थी। राधे राधे गुड्डू राजपूत, आ जाइए। क्वेश्चन के आंसर देते रहिए और सारे जो क्वेश्चन जो तुम्हारे समझ में नहीं आए, इसमें जो पॉइंट लिख रहा हूं वो पॉइंटों को भी क्या करते रहिए? लिखते रहिए। जिससे क्या होगा? कल को अगर रिवाइज करोगे तो आसानी से पढ़ पाओगे। वैसे मैं इन्हें रटवा दूंगा आपको। देखो, मैं जो भी क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे अर्जुन देव 2-3 बार आ चुके हैं, तो हर बार मैंने अर्जुन देव के बारे में बताया आपको, इसलिए आपको ये रट जाएंगे। लिखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस क्लास लेती रहिए परमानेंट। मैं क्लास लूं, आपको आना है और आंसर भी साथ साथ देने हैं। ठीक है गुड्डू राजपूत? अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना आपको, दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? गुड्डू राजपूत उत्तर दो इसका। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था ये बताना आपको। देखते हैं। अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद ने एक नारा दिया था, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा।
इन्होंने क्या कहा था? आजाद हूं आजाद रहूंगा, आजाद हूं आजाद रहूंगा। ये किसका नारा था? चंद्रशेखर आजाद का। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने, इनका नारा था जन यानी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसका था? ये था बाल गंगाधर तिलक का। यानी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। लेकर रहूंगा, ठीक है। बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा हुई थी। क्या हुई थी? फांसी हुई थी। और इसीलिए 23 मार्च को क्या बनाते हैं? शहीद दिवस। क्या बनाते हैं? शहीद दिवस बनाते हैं। क्या? शहीद दिवस। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत। अब बात करें विपिन चंद्रपाल की, तो विपिन चंद्रपाल जो थे वो गरम दल के नेता थे। किसके? गरम दल के नेता। गरम दल के नेता। गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल। कौन थे? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, दीजिए इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? बताइए, बताइए आप लोग। अमर यादव आ जाइए भाई, उत्तर देते रहिए साथ साथ। ठीक है, बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर बात करें किसकी? साइमन कमीशन की। ये साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था? 1928 में आया था। कब? 1928 में आया था, जनवरी फरवरी के माह में, जनवरी फरवरी के लगभग। ये कब आया था? भारत आया था। इसका विरोध भारतीयों ने क्यों किया था? इसका अगर पूछे विरोध क्यों किया था भारतीयों ने, तो विरोध का कारण था, इसका विरोध का कारण था कि जो साइमन कमीशन था उसमें एक भी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था। मतलब ये इन्होंने जो साइमन कमीशन बैठाया था उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो लिखिए, एक भी भारतीय नहीं होने के कारण, एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं होने के कारण, प्रतिनिधि नहीं होने के कारण। और ये आया क्यों था? आने का कारण क्या था? आने का कारण की बात करें, जो साइमन कमीशन भारत आया था राजनीतिक सुधारों को अवकलन करने के लिए। जो राजनीतिक सुधार हो रहे थे उन राजनीतिक सुधारों का आकलन करने के लिए ये भारत आया था। तो किसके लिए? राजनीतिक सुधारों को आकलन के लिए, राजनीतिक सुधारों का आकलन के लिए, के आकलन के लिए। ठीक है, किसके लिए आया था? राजनीतिक सुधारों को आकलन करने के लिए। और विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें भारतीयों का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था। और ये कब आया था? 1928 में आया था। तो इसमें बात करें तो किसकी? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की क्या थी? इसमें मृत्यु हो गई थी लाठी मारने से। कहा? लाहौर में हुई थी। कहां हुई थी? लाहौर में। लाहौर कहाँ? ये पाकिस्तान में अभी फिलहाल में। पहले कहाँ था? पहले क्या था? पूरा इंडिया था। ठीक है गुड्डू राजपूत, अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। निम्न में से किसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी? यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? क्या करो, तैयारी को और मजबूत करो। जितने आ रहे हैं, जितना अच्छा नंबर हो सके उतना और करो। 23 में से 24, 24 में से 23।
हमने भी एक गुड्डू राजपूत एक प्रैक्टिस सेट दिया है, उस प्रैक्टिस सेट को लगाओ, उसमें देखते हैं तुम्हारे कितने नंबर आते हैं। ऑनलाइन टेस्ट दिया ऐप पर, उस ऐप को टेस्ट में लगाओ पहले, उसमें पता चलेगा आप कितना लग रहे हैं, और उसमें आपको रैंकिंग भी बताएगा कि आपने इतने लोगों ने टेस्ट दिया है और आपकी कितनी रैंक है। उसमें रैंक भी बताएगा आपने कितने क्वेश्चन गलत किए वो, और सही कितने किए वो भी सब कुछ बताएगा, सॉल्यूशन भी देगा। ठीक है, उस पर लगा के देखो गुड्डू राजपूत आप। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है, बताइए। जो यंग इटली था, यंग इटली क्या है, एक संगठन है, क्या है ये, संगठन है यंग इटली। यंग इटली जो था, यंग इटली संगठन की स्थापना क्यों हुई थी, तो यंग इटली की जो स्थापना हुई थी, इसका मुख्य कारण था इटली का एकीकरण। क्या था, इसकी स्थापना जो हुई थी 1831 में हुई थी, और इसका कारण था इटली का एकीकरण। क्या था, इटली का एकीकरण, या इटली की क्रांति इसी से शुरू होती है, इटली का एकीकरण, एकीकरण, इटली का एकीकरण। यहां से क्या हुई, इसी 1831 में क्या हुई, इटली की क्रांति हुई। क्या हुई, इटली की क्रांति, क्या हुई थी, इटली की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना आपको। अगर आपसे पूछे यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी, तो जोसेफ मैजिनी ने की थी। किसने, जोसेफ मैजिनी ने की थी। किसने की थी, जोसेफ मैजिनी ने की थी। अच्छा, उसी का है। ठीक है, तो नंबर तो आपके सही आए हैं, 23 गलत होते हैं। अगर सर, अगर जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो पढ़ोगे नहीं तो गुड्डू राजपूत क्वेश्चन तो गलत होने ही है भाई, इसलिए कहते हैं पर डे क्लास लो। कुछ पेपर का कोई पता थोड़ी है कि कैसा आ जाएगा, कोई जरूरी है नॉर्मल ही आ जाए, कभी कभी तो बहुत टफ दे देता है ना। अगर टफ क्वेश्चन आ गए तो अब क्या करोगे, इसलिए कहते हैं पढ़ाई को ढील मत दो, तुम ये सोचो कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और हमारा हो जाएगा। अभी रैंक देख रहे हैं सर आपकी, तब पता चल जाएगा, देखो क्या है। ठीक है गुड्डू राजपूत, अभी देख रहे हैं। देखो जितनी तैयारी अच्छी होगी उतना ही अच्छा होगा गुड्डू राजपूत। अगर तैयारी को आप ज्यादा मजबूत और करना चाहते हैं, तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप अगर मान लीजिए अगर पहला टेस्ट लगाया, क्या पता टेस्ट ये सरल रहा हो और कल को अगर आपका पेपर हो वो थोड़ा टफ रह जाए, तो इसलिए तैयारी तो आपको ढील नहीं देनी है। चाहे तुम्हारे 24 में 24 आ जाए, 25 में 25 आ जाए, फिर भी तुम्हें तैयारी को ढील नहीं देनी है। तैयार को अगर तुमने ढील दे दी तो जो तुमने याद किया वो भूलने लगोगे। अगर तुमने 8 दिन भी पढ़ाई नहीं की ना, तो भूलने लगते हैं धीरे धीरे, इसलिए कहते हैं पढ़ते रहो। ठीक है, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बताइए विश्व में कितने महाद्वीप हैं, और विश्व के क्रम से महाद्वीप बताइए कितनी है, और ये भी बताइए कि दूसरा महाद्वीप कौन सा है। अगर बात करें क्रम से महाद्वीप की, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। कौन सा, एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत पड़ता है। कुल महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा, एशिया। दूसरे का बाद कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, अमेरिका। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद कौन सा आता है, अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद क्या आता है, यूरोप। अंटार्कटिका के बाद क्या आता है, यूरोप आता है, यूरोप। उसके बाद क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।
अगर बात करें 7 महाद्वीप की, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे ऐसा कौन सा महाद्वीप है इसमें एक भी क्या है, क्या नहीं है, एक भी रेगिस्तान नहीं है, तो एक महाद्वीप है यूरोप। यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है। क्या नहीं है? कोई मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल नहीं है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए। बताइए आप लोग, क्या होगा? गौरव चौहान 7 का बी, मतलब अफ्रीका। ठीक है, क्या होगा? अफ्रीका होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इसका उत्तर दीजिए। ठीक, उत्तर दीजिए इसका। निम्नलिखित में से किसे पूरब का मैनचेस्टर कहते हैं? तो सबसे पहले बताइए आपके भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बताइए। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बताइए। भारत का मैनचेस्टर, इसका भी आपको उत्तर देना है। बताइए, बताइए। पूरब का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कैंट, कैंट को कहते हैं जो इंग्लैंड में है। सैन फ्रांसिस्को को यूएसए में उसे कहते हैं। ओसाका जापान में उसे कहते हैं। या वियना ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं। बताइए, उत्तर दीजिए। अगर आपको बताना है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए मैनचेस्टर का मतलब क्या है, तब समझ पाओ कि मैनचेस्टर होता क्या है। मैनचेस्टर क्या है? एक शहर है यूरोप का। मैनचेस्टर क्या है? यूरोप का एक शहर है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है कपड़ों के लिए। किसके? कपड़ों के लिए, जहां कपड़े बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि पूरब का मैनचेस्टर कौन सा है, तो पूरब का मैनचेस्टर कौन सा होगा ये बताओ। और ये बताओ भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, यानी जहां भारत में सबसे अधिक कपड़े बनते हो, वो बताइए कौन सा है। अगर बात करें देखो भारत का मैनचेस्टर की, तो भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। अगर पूछे भारत का मैनचेस्टर क्या है, तो अहमदाबाद। अगर पूछे उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का क्या है? कानपुर। कानपुर कहाँ है? यूपी में। अगर पूछे दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कि पूरब का मैनचेस्टर कौन सा है, तो यह है ओसाका। ओसाका जापान। जापान का एक शहर है ओसाका, उसे क्या कहते हैं? पूरब का मैनचेस्टर। पूरब का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? कि सबसे पूरब में जो देश है वो कौन सा है? जापान ही है। ठीक है, और जापान को क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश। क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। गुड्डू, मुंबई नहीं है भाई, मुंबई को कहते हैं वाणिज्यिक राजधानी। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक राजधानी। ठीक है, गलत नहीं करना है। गौरव चौहान ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। याद कर लेना, अगर तुम्हें याद नहीं है ना ये तीनों पॉइंट, तो इसे लिख लेना। ऐसे मान लीजिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, और दक्षिण भारत का क्या है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंबई को कहते हैं भारत की वाणिज्यिक राजधानी। ठीक है, और राजनीतिक राजधानी क्या है? दिल्ली है। ठीक है, और उत्तर दीजिए 7वें का। राज्य की विधानसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने की आयु कितनी होती है? पहले बताइए विधानसभा, विधानसभा किस अनुच्छेद में है? और बताइए विधान परिषद, विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? और बताइए राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके बारे में बताइए कि ये किस अनुच्छेद में है और इनमें आयु कितनी होनी चाहिए इसके सदस्य निर्वाचित होने के लिए। ठीक है,
देखिए इसका उत्तर दीजिए। अगर देखो बात करें राज्यसभा की, तो ये आती है किसमें, आर्टिकल 80 में। किसमें, आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, आर्टिकल 81 में क्या है, हमारी लोकसभा है। और बात करें विधानसभा की, तो ये 168 में है। किसमें, 168 में। और विधान परिषद कितनी में, 169 में। ठीक है। अगर बात करें विधानसभा की सदस्य की जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है। और विधान परिषद की कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। उसी प्रकार से राज्यसभा की 30 वर्ष और लोकसभा की 25 वर्ष। ठीक है। आर्टिकल भी याद रखनी है तुम्हें, आर्टिकल भी पूछ लेता है। ठीक है। अब बताइए राज्य की विधानसभा में निर्वाचित होने वाली न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, विधानसभा में 25 वर्ष। विधानसभा के लिए सदस्य मतलब विधायक, जो आपके यहां से विधायक लड़ते हैं चुनाव, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 25 वर्ष होगा। गुड्डू राजपूत बहुत गलत कर रहे हो क्वेश्चन यार। राज्यसभा का 30 होगा, लोक और विधान परिषद का 30 होगा, और विधानसभा का क्या होगा, 25 होगा। ठीक है। अब इसका उत्तर देना आपको, दीजिए इसका। क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए। बताइए। और बताइए, मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिम का कहाँ है, और दक्षिण का कहाँ है, ये भी बताइए। अगर आपसे पूछे भारतीय वायुसेना की कुल कमान कितनी है, तो 7 कमान है। कितनी, 7 कमान है। 7 में 2 जो है वो क्या प्रशिक्षण दिलाती हैं, क्या प्रशिक्षण कराती हैं। 7 में 2 प्रशिक्षण कराती हैं, और उसमें 5 जो होती हैं वो सक्रिय रहती हैं। यानी है तो सारी की सारी सक्रिय, लेकिन 5 जो है जो हमेशा फ्लाइट मोड पे रहती हैं। ठीक है। बताइए। मध्य की बात करें तो मध्य वाला कहाँ है, मध्य वाला है इलाहाबाद में। और दक्षिण वाला कहाँ है, त्रिवंतपुरम। कहाँ, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल की राजधानी। तिरुवनंतपुरम केरल। मध्य की बात करें तो ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद यूपी। पश्चिम की बात करें तो ये है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। और पूर्वी की बात करें तो पूर्वी बताइए, पूर्वी का मुख्यालय कहाँ है, यानी पूर्वी का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी का मुख्यालय है शिलोंग में। शिलोंग कहाँ है, मेघालय की राजधानी। क्या है, मेघालय की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो शिलांग है। और ये भी बताइए वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ये बताइए। वायुसेना अध्यक्ष का नाम बताइए सभी लोग। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आपको थल सेना, नभसेना और वायुसेना तीनों सेना के अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए। ठीक है। और अभी हम सीडीएस कौन है, सीडीएस कौन है ये बताओ। पहले सीडीएस कौन थे और अभी सीडीएस कौन है वर्तमान में, पहले बताइए। पहले सीडीएस और वर्तमान दोनों का नाम बताइए। वर्तमान सीडीएस कौन है और पहले सीडीएस कौन थे, बताइए। देखो मैं आपका उत्तर देख रहा हूं, बताइए। बताइए इसका उत्तर बताइए। सीडीएस, पहले सीडीएस कौन थे और अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है। अगर बात करें पहले सीडीएस की, तो पहले सीडीएस जो थे वो कौन थे, बिपिन रावत। कौन थे, बिपिन रावत। और अभी वर्तमान की बात करें तो कौन है, अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान। और बात करें बिपिन रावत की, तो बिपिन रावत को क्या किया, 2021 में पद्म विभूषण दिया गया। क्या, पद्म विभूषण दिया गया था।
पद्म विभूषण 2021 में किसे दिया गया था? विपिन रावत को दिया गया था। ठीक है, ठीक गौरव चौहान, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले का उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले ये बताइए। और ये भी बताइए, जो लता मंगेशकर हैं हमारी सिंगर थी, उनका, लता मंगेशकर लगा लता मंगेशकर को बताइए भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण बताइए, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सबके उत्तर दीजिए, बताइए। 1 2 3, इनके उत्तर बताइए। 3 4, इनके सारे के उत्तर देने हैं आपको। इसके साथ साथ इन चारों क्वेश्चनों के भी उत्तर देने हैं आपको, 3 और 4। नंबर डाल के उत्तर दीजिए इसका। बताइए, जो हमारी लता मंगेशकर हैं, इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। स्वर कोकिला कहते हैं इन्हें, स्वर कोकिला कहते हैं। बताइए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? यानी भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? पद्म भूषण कब दिया गया था? पद्म विभूषण कब दिया गया था? देखो, बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। और पद्म विभूषण कब दिया गया था? 1999 में। कब दिया गया था? 1999 में। पद्म भूषण दिया गया था 1969 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। और बताइए, दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की बात करें तो ये क्या, सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये कब दिया गया था? 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में। इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्हें भारत रत्न कब मिला? 2001 में। पद्म विभूषण 1991 में, और पद्म भूषण 1969 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 1993 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले का उत्तर दीजिए आप। बताइए, स्नैच, क्लीन एंड जॉर्क किस खेल की प्रतियोगिता की तकनीक है? बताइए, स्नैच और क्लीन एंड जर्क किस खेल की प्रतियोगिता के से संबंधित है, ये बताना है आपको। बताइए। अच्छा, इस खेल से संबंधित है हमारी मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने 2021 में जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक कहाँ हुआ था? जापान में, टोक्यो जापान में। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में, जापान में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था। कांस्य नहीं, रजत पदक जीता था शायद। क्या जीता था ये बताइए? कौन सा पदक जीता था इन्होंने? इन्होंने जीता था रजत पदक। क्या जीता? रजत पदक। रजत पदक जीता था। किस केजी में? 49 केजी के वजन में, कैटेगरी में। 49 वजन कैटेगरी में जीता था। तो मीराबाई चानू किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। किससे? वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू किससे हैं? वेट लिफ्टिंग से। और वेट लिफ्टिंग को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? भारोत्तोलन। क्या कहते हैं? भारोत्तोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा गुड्डू राजपूत? सी हो जाएगा। गौरव चौहान उत्तर देते रहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले का उत्तर दीजिए, 11वें का। 11वां क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है? बताइए। बताइए इसका क्या होगा? पहले ये बताइए, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य
कितने हैं ये बताइए। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, और मैं वो लिख रहा हूं उनके नाम, आपको बताना किस राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम, पहले बताइए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, शास्त्रीय, कितने हो गए, 3 और 3 6। एक और बचा, कौन सा बचा है, ओडिसी, कौन सा बचा, ओडिसी, ओडिसी 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा अभी। ओडिसी के बाद अब कौन सा बचा है बताइए, एक बचा मणिपुरी, कौन सा बचा, मणिपुरी। बताइए ये किस किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं, किस किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको बताना है। बात करें भरतनाट्यम की तो ये कहां से संबंधित है, ये संबंधित है हमारे तमिलनाडु से, किससे, तमिलनाडु, तमिलनाडु से। मोहिनीअट्टम केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, कथकली के भी केरल से। केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से, मोहिनीअट्टम और कथकली। और कथक की बात करें तो ये यूपी से। शास्त्रीय असम में, असम का शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें उड़ीसा का तो उड़ीसी उड़ीसा का है, किसका, उड़ीसा, उड़ीसा। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का, मणिपुर का। अब बताइए आपको इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें राधा कृष्ण की रासलीला की जाती हैं, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी, क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11वें का सी। आप लोगों ने उत्तर दिया इसका, ठीक, बहुत अच्छे। मिलते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर दीजिए। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, बताइए। अगर बता साइना नेहवाल की बात करें तो साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, लंदन ओलंपिक 2012 में सिंगल प्रतियोगिता में, एकल प्रतियोगिता, एकल प्रतियोगिता में इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। क्या, कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। बताइए ये किस खेल से संबंधित है। बात करें फुटबॉल की, फुटबॉल में कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बताइए बैडमिंटन में 2 या 4 होते हैं। लैन टेनिस में भी 2 या 4 होते हैं। बताइए तो किससे संबंधित है ये, बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे, बैडमिंटन से संबंधित है। तो 12वें का क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। 13वें का उत्तर दीजिए। तेरहवां है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बताइए ईरानी ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है, बताओ। इसे मैं देख रहा हूं, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बात करें, देखो इसमें खिलाड़ियों की बात करें, फुटबॉल की बात करते हैं हम। फुटबॉल में अभी क्या हुआ, 2022 में फीफा हुआ, 2022 फीफा वर्ल्ड कप। क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप। ये कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। कहाँ, कतर में हुआ था। कतर की राजधानी दोहा में, दोहा कतर में, दोहा क्या, कतर की राजधानी, दोहा कतर में हुआ था। इसका जो विजेता कौन रहा था, तो विजेता रहा था फ्रांस। कौन रहा था, विजेता रहा था अर्जेंटीना। कौन रहा था, अर्जेंटीना। उप विजेता कौन रहा था, उप विजेता रहा था फ्रांस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2022 में ही हुआ कतर ओलंपिक, अभी दिसंबर में ही खत्म हुआ है।
कहाँ हुआ, दिसंबर में खत्म हुआ है। अगर बताइए ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगर बात करें ईरानी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। हॉकी की बात करें तो इसमें भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस की बात करें तो 2 या 4 होते हैं। कितने? 2 या 4 होते हैं। खिलाड़ियों के बारे में भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? इस बार लगता है सभी ने गलत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और अगले का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? और ये बताइए किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये किसकी जयंती पर, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। किसकी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। और बताइए महात्मा गांधी की जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को। कब होती है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे? सेकंड पीएम ऑफ इंडिया। सेकंड पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, यानी 2 हो जाएगा ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, लाल बहादुर शास्त्री होंगे, शास्त्री जी होंगे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो सेकंड पीएम बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस। यानी अहिंसा का पाठ हमें किसने सिखाया था? गांधी जी ने सिखाया था। और गांधी जी की जन्म की तिथि पर 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जी की जन्म की बात करें तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को। 1969 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ? पोरबंदर गुजरात। गुजरात। अगर आपसे पूछता है अब गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को। कब? 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस आए। और 9 जनवरी को क्या बनाते हैं? प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा? यूरोपियन यूनियन। कौन? यूरोपियन यूनियन के बारे में बताइए। यूरोपियन यूनियन है, इसमें कितने देश हैं? यूरोपियन, ये भी बताइए यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइए। और ये भी बताइए कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, कुल कितने देश हैं? अगर बात करें ईयू ईयू की, ईयू 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 में टोटल सदस्य हैं 27। कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। और इसकी बात करें 27 सदस्य। अब बात करें 28वां सदस्य था इसका ब्रिटेन। क्या था? ब्रिटेन। क्या था? ब्रिटेन था। ये 2020-21 में क्या हुआ? इससे ब्रिटेन से क्या हो गया? इससे यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया? बाहर हो गया। और इससे बाहर हुआ था उसे कहते हैं ब्रेक्जिट। क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट बोलते हैं। क्या? ब्रेक्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट। यानी ब्रिटेन को बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट कहते हैं। अब बताइए यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ब्रसेल्स की राजधानी बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स में क्या है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। अगर यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष पूछे तो कौन है? रॉबर्ट मेट्सोला। कौन है? रॉबर्ट मेट्सोला होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? ब्रसेल्स बेल्जियम। हाँ, 1893 में गांधी जी गए थे। ठीक, गौरव चौहान। 16वां का उत्तर दीजिए। बताइए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? बताइए एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके शासकों द्वारा कराया गया था? इसका उत्तर देना है आपको। बताइए।
कृष्ण एलोरा का जो गुफा का मंदिर है किस राजा के द्वारा कराया गया, ये भी बताइए। कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा, और शासकों में राजा कौन था, राजा का नाम भी आपको बताना है। राजा कौन था, तो कृष्ण प्रथम था। कृष्ण कृष्ण प्रथम था। कौन, कृष्ण फर्स्ट। बताइए किसने कराया था कैलाश मंदिर का निर्माण। गुड्डू राजपूत उत्तर दीजिए इसका। और बात करें ये हमारा कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद में। कहाँ, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। बताइए अगर बात करें हम पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश का अगर संस्थापक पूछता है तो कौन है, सिंह विष्णु। कौन है, सिंह विष्णु। कौन है, सिंह विष्णु। और बात करें राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट का वंश के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। कौन है, दंती दुर्ग था संस्थापक। पूछे तो कौन था, दंती दुर्ग। ठीक है। अगर चोल वंश का संस्थापक पूछता है आपसे, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था। कौन था, विजयालय। विजयालय, विजयालय था। आपको उत्तर देना है इसका। कैलाश का जो कैलाश का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किस राजाओं के द्वारा कराया गया था, बताइए। अगर बात करें चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश का कौन था, पुलकेशन। कौन था, पुलकेशन फर्स्ट। पुलकेशन फर्स्ट। पुलकेशन फर्स्ट क्या था, चालुक्य वंश का संस्थापक था। ठीक है। अब बताइए एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था, तो इसमें आंसर होगा क्या, आंसर होगा इसका राष्ट्रकूट वंश। किसका, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने क्या किया था, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले का उत्तर देना है आपको। ठीक है। अगला बताइए राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है, यानी जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा उसका पहला महीना क्या होता है। राष्ट्रकूट वंश ने, गौरव चौहान, इसमें क्या होगा, राष्ट्रकूट वंश होगा जिसने कैलाश मंदिर की क्या करी थी, स्थापना की थी। और राजा कौन था, कृष्ण फर्स्ट था। ठीक है। बताइए, ये बताइए राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है, दीजिए इसका उत्तर। बताइए। अगर बात करें राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 78 ईस्वी के आसपास। कब हुई थी, 78 ईस्वी के आसपास। 78 ईस्वी के आसपास क्या हुई थी, हमारी किसकी हुई थी, राष्ट्रीय पंचांग की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय जो पंचांग है हमारा वो किस पर आधारित है, शक संवत पर। किस पर, शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित। ये किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। अगर बात करें शक संवत पर आधारित है, तो इसने जो शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो एक राजा हुआ था कुषाण वंश का। कौन था, कुषाण वंश का राजा। कुषाण वंश का राजा कनिष्क। कौन था, कनिष्क था। कनिष्क ने क्या की थी, शक संवत की शुरुआत की थी। और हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है उसकी स्थापना उस जो शक संवत पर आधारित हमारा कौन सा राष्ट्रीय पंचांग है। और राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र का। क्या, चैत्र का। चैत्र शुल्क प्रतिपदा को राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार नववर्ष होती है, चैत्र शुल्क प्रतिपदा को। ठीक है। आंसर क्या होगा, चैत्र शुल्क प्रतिपदा। गौरव चौहान, चैत्र से शुरू होगा, फागुन से नहीं, चैत्र से। ठीक है। अगर बात करें 18वें की, तो इसका उत्तर आपको देना है। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। अब बताइए पृथ्वी का एक उपग्रह, ये तो सब बच्चों वाला खेल है। ये बताइए चंद्रमा है, चंद्रमा पर पृथ्वी के कितने द्रव्यमान के बराबर है। चंद्रमा पर पृथ्वी का लगभग कितना द्रव्यमान है,
और ये भी बताइए इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कितना है बताइए। अगर बात करें हम चंद्रमा का द्रव्यमान, तो चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81 गुना पृथ्वी के, गुना पृथ्वी की। क्या है ये? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण है 1/6 गुना पृथ्वी का, पृथ्वी का। ठीक है। अगर मान लीजिए चंद्रमा पर, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति क्या है 60 किलो का है, तो वो चंद्रमा पर जाएगा तो चंद्रमा पर वजन कितना हो जाएगा उसका? 10 केजी हो जाएगा। कितना? 10 केजी हो जाएगा। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा? चंद्रमा है। और कृत्रिम उपग्रह की तो बात ही मत करो, बहुत सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं पृथ्वी के आसपास। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। 20वें का उत्तर दीजिए। 19वें का। 19वां है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का संस्था स्थापना कब हुई थी? यानी जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हमारे देश में कब हुई थी? और डीआरडीओ का कार्य क्या है? क्या है डीआरडीओ? डीआरडीओ अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? डिफेंस डिफेंस रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। और अध्यक्ष की बात करें डीआरडीओ के, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1958। कब होगा? 1958 को। आंसर क्या होगा? 1958 को। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आंसर हो गया हमारा सी हो गया। ठीक है गौरव चौहान। अगला 20वें का उत्तर दीजिए। बीसवां है निम्न में से किसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? मतलब जो हमारे मिसाइल मैन किसे कहते हैं ये बताइए। मिसाइल मैन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और इनका पूरा नाम भी बताइए। इनका पूरा नाम क्या था? बताइए। अगर बात करें होमी जहांगीर बाबा, तो इन्हें क्या कहते हैं? परमाणु 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 कार्यक्रम के जनक, कार्यक्रम के जनक, कार्यक्रम के जनक। परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। किसे? होमी जहांगीर भाभा। और मिसाइल मैन किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। किसे? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे वो भारत के क्या थे? 11वें राष्ट्रपति। क्या थे? 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और अब्दुल कलाम आजाद की बात करें तो जो अब्दुल कलाम आजाद का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैबुद्दीन अब्दुल कलाम। पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैबुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? मिसाइल मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 21वें का उत्तर दीजिए। इक्कीसवां है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर दीजिए। अब बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस।
तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, जयंती पर, ठीक है। और बात करें मेजर ध्यानचंद, इनके जन्म कहाँ हुआ था ये भी बताइए, और इनकी एक पुस्तक है फेमस, उसका नाम भी बताइए। इनका जन्म बात करें तो इलाहाबाद यूपी में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद यूपी में। पुस्तक का नाम है इनकी का गोल। क्या नाम है? गोल। और इनके नाम पर ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसके जगह किसकी जगह कर दिया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसका नाम बदलकर 2022 में क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। बात करें मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि किस तारीख को है? 29 अगस्त को। तो खेल रत्न जो खेल पुरस्कार है वो कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को। और बात करें मेजर ध्यानचंद की तो इन्हें कहते हैं हॉकी का जादूगर। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को 22वें का। 22वां है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? बताइए अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? गौरव चौहान, गुड्डू राजपूत, लोकेश कुमार, उत्तर दीजिए इसका। ठीक है, उत्तर दो इसका। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। देखें 2008 में 2008 में बीजिंग, बीजिंग का बीजिंग चीन ओलंपिक में, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 10 स्वर्ण पदक कब किस क्षेत्र में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हो गए? तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। आंसर 22 में क्या होगा? निशानेबाजी। इसका उत्तर नहीं आया आप लोगों का? उत्तर दो भाई, उत्तर देते रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 23वां। इसका उत्तर दीजिए। बैलिस्टिक दिवस किस देश की राष्ट्रीय दिवस है? यानी बैलिस्टिक जो दिवस है वो किस देश का राष्ट्रीय दिवस है, ये आपको बताना है। बताइए। देखो देखते हैं बैलिस्टिक दिवस। बैलिस्टिक दिवस है जो मनाया जाता है 14 जुलाई को। कब? 14 जुलाई को। 14 जुलाई कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, 14 जुलाई को। और जो बैलिस्टिक दिवस है इस दिन क्या हुआ था? एक बैलिस्टिक पेरिस थी। क्या थी? क्या थी? बैलिस्टिक बेस्ट बेस्टलिस्ट क्या है? बेस्टली बैलिस्टिक नहीं है। बैलिस्टिक तो क्या होती है? मिसाइल होती है। बेस्टिल पेरिस क्या थी? एक पेस्टिल पेरिस, बेस्टिल पेरिस नाम की एक जेल थी। क्या थी? जेल। तो इस जेल को तोड़कर, क्या जेल को तोड़कर तोड़कर फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें फ्रांस की क्रांति
फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति का जो समय है वो समय है 1789 से लेकर 1799 तक। ये क्या है, फ्रांस की क्रांति का क्या है, समय है। यानी फ्रांस में क्रांति जो हुई थी वो 1789 से 1799 तक हुई थी। अगर पूछे बेस्टिल बेस्टिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है, तो किसका है, फ्रांस का। और ये कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, 23वें का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24वें का उत्तर दो आप लोग। 24वें का उत्तर दो। यामा कीर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, बताइए। अरे गौरव चौहान, आपके में आता है भाई। ये क्या है, हिस्ट्री नहीं आती आपके क्वेश्चन पेपर में? तो ये हिस्ट्री का ही तो क्वेश्चन है, विश्व हिस्ट्री यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए 24वें का। और बात करें सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुमित्रा नंद को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, तो दिया गया था इनकी एक पुस्तक थी चिदम्बरा। कब दिया गया था, 1968 में। किस पुस्तक के लिए, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए। अगर बात करें रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था 1972 में। कब दिया गया था, 1972 में। किसके लिए, उर्वशी के लिए। क्या, किसके लिए, उर्वशी रचना के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो बताइए यामा किसकी कीर्ति है, महादेवी वर्मा की। किसकी, महादेवी वर्मा की है। और इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में दिया गया था। और महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं, आधुनिक मीरा। क्या कहते हैं, आधुनिक मीरा भी कहते हैं इन्हें। आ जाइए आप लोग, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, नेटवर्क चले गए थे। ठीक है, आ जाइए, कोई बात नहीं, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं। और है 4-6 क्वेश्चन, उसे और देख लें, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, आ जाइए, बताइए अल्पना किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कला शैली है। जो अल्पना शैली है वो किस राज्य की लोक कला शैली है, ये आपको बताना है। देखिए बताइए, अगर बात करें महाराष्ट्र, क्या है, पश्चिम बंगाल देखते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है, और बात करें राज्यपाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो राज्यपाल है वो कौन है, BR बोस। कौन है, बोस करके हैं, कौन, आनंद बोस। कौन है, आनंद बोस है, आनंद बोस। ठीक है, बताइए अल्पना किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत शैली है। अल्पना किस राज्य का लोकगीत शैली है, ये आपको बताना है, बताइए। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के जो सीएम है कौन है, नीतीश चौहान। कौन है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है, फागू चौहान। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे।
एकनाथ शिंदे हैं सीएम। और राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पुरोहित। आपको उत्तर दीजिए, अल्पना किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत लोक कला शैली है? तो किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? आनंद बोस। और ममता बनर्जी जो है किस पार्टी से बिलोंग करती है? तृणमूल कांग्रेस से। किससे? तृणमूल कांग्रेस से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बताइए, ढोकला व थेपला किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ढोकला और थेपला किस राज्य का व्यंजन है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए। देखते हैं, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है, ये बताइए। और राज्यपाल की बताइए कौन है। सीएम की बात करें तो कौन है? गुजरात के जो सीएम है वो है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये 2021 से चुने गए हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और 2022 में दोबारा चुनाव हुआ है तो भी यही सीएम बने हैं, भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। अगर बात करें गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और 2022 के इलेक्शन में 156 सीटें जीती हैं गुजरात में 182 सीटों में से। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने कुल 5 सीटें जीती हैं। और कांग्रेस ने कितनी जीती थी? तो कांग्रेस की सीटें निकली थी 17। कितनी? 17 सीटें थी। बताइए तो इसका यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, 27वीं का उत्तर का दीजिए। बताइए, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? नहीं, भारत में जो 3D फिल्म वो कौन सी थी ये बताइए। 3D मतलब, डी का मतलब होता है डायमेंशन। क्या? डायमेंशन। डी का मतलब क्या होता है? डायमेंशन होता है। तो बताइए, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? पहले बताइए, भारत की पहली फिल्म, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? फिर बताइए, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म, पहली बोलने वाली फिल्म। फिर बताना है आपको कि भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी। तो बात करें भारत की पहली फिल्म, तो भारत की पहली फिल्म जो थी वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र। इस राजा हरिश्चंद्र को किसने बनाया था? दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। दादा साहेब फाल्के। दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के के नाम से अब एक सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, उसे होते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अब बात करें, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। तो बताइए, भारत के प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? माई डियर कुट्टी चट्टन। माई डियर कुट्टी चट्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? और ये भी बताइए कि ये है कहाँ? तो ये कहाँ है? द हेग में। द हेग, नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज जो है वो, कुल जजों की जो संख्या है वो कितनी है? 15। कितनी संख्या है? 15 जज हैं। और जज का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। वर्तमान में भारतीय के जज बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। वर्तमान में जज भारतीय
वर्तमान में भारतीय जज, भारतीय जज। तो वर्तमान में भारतीय जो जज हैं वो कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी है। कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। बताइए अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर नागेश सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेश सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहले तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? इसे बोलते हैं एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। मनीला, फिलीपींस में इसका क्या है? मुख्यालय है। और पूछे इसमें सदस्य देश कितने हैं? एडीबी के सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश कितने हैं? 68 देश। 68 देश क्या है जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है या एशियाई विकास बैंक के कितने? 68 सदस्य हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 19 फरवरी 1966 को। कब हुई थी? 19 फरवरी 1966 को। 19 फरवरी 1966 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? अगर बात करें व्यास, सरस्वती और एक होता बिहारी, बिहारी सम्मान। इन तीनों की बात करें तो इन तीनों को देता है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो बात करें सब साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं हम इतना ही। मिलते हैं 1 घंटे बाद। हमारी अगली क्लास है, इसी के 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी रीजनिंग की। आप लोग सभी को रीजनिंग में आ जाना है। मिलते हैं रीजनिंग क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।